बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानी मज़ीद पैदा करे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमने इससे पहले क्लास में जो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक टॉपिक हमारा दरमियान में है रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, वो इंशाल्लाह इसके बाद हम कवर करेंगे। आज हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ रिसर्च। मैंने आप लोगों को कहा था कि सर शाहिद बुखारी अगर मुझे चैप्टर सेंड कर देंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर भेज दूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं भेजा। इसलिए हम सी आर कोठारी, क्योंकि जो उनके नोट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सी आर कोठारी की किताब में से ही उन्होंने जो है ना वो ज़्यादातर बनाए हैं। तो हम इस वक्त सी आर कोठारी की किताब में से ही पढ़ने लगे हैं। आप लोगों को मैंने सॉफ्ट में ये किताब भेजी हुई है। आप चाहे इस पर खुद इसके नोट्स बना लीजिए या जिस तरह भी करने, बहरहाल ऑलमोस्ट हमने इसी में से ही पढ़ना है। अच्छा, अब ये है। और आपकी क्लास फेलो के पास, जंजीबील के पास अगर इसकी बुक पायरेटेड कॉपी है तो आप उसमें से कॉपी भी करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी आपने फ़िलहाल चूँकि मिड टर्म भी देना है तो आप इसी में से जो है ना वो नोट्स बना लें, की पॉइंट्स लिख लें और इसी में से आप लोगों ने करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो पहली टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिक रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, अभी हम देखेंगे कि ये रिसर्च बेसिकली सर्वे बेस्ड रिसर्च होती है। ये वो रिसर्च है जिसके अंदर आप जो है ना वो सर्वे ज़्यादातर कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो भी चीज़ें आप इंक्वायर करते हैं वो आपको जो है ना वो रिसर्च का पार्ट होती है। सेकेंडली ये है कि इसमें सोशल साइंसेस और बिजनेस, इन साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस में जिसमें आप लोगों के आपस में इंटरेक्शंस देखते हैं, आप लोगों के बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं, या फिर आप बिजनेस में जैसे किसी कंपनी में ये इस तरह से ये रिसर्च है वो ज़्यादा की जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च, ये दोनों हम देखने लगे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि ये वो रिसर्च है जो बेसिकली एक स्टेट में, एक रियासत में, बाकायदा एक सोसाइटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है। अभी अब मैं आपको आगे इसकी एग्जांपल भी बताऊंगी। इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्चो रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़। यानी मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस में और जितनी सोशल साइंसेस हैं जहाँ पे आप लोगों की कम्युनल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे इस रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। The main characteristics of this method is that the researcher has no control over the variable. अभी आपको याद है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल और वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल तो वो होता है जिसके ऊपर हम किसी भी पैरामीटर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे हम अगर इस रिसर्च में देखा जाए तो यहाँ पे हम बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस को देख रहे हैं, लोगों की मोटिव्स को देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे लोगों का क्या मोटिव है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल नहीं। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ऐसे यानी आप जब कंपेयर कर रहे होते हैं दो चीज़ों को, आपने वेरिएबल्स को, कंट्रोल को आपने कंपेयर करना। कंट्रोल वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आपने बिल्कुल, या सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपने बिल्कुल एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर रखा हुआ, ठीक है, जो बिल्कुल, अगर आप जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे होते हैं, आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, आप किसी भी, और जैसे पीएच का इफेक्ट आप देखते हैं, हमने जो सेकंड ईयर में हमारे प्रैक्टिकल, उसमें क्या होता है कि कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वो होते हैं जिनको हमने नॉर्मल कंडीशंस में रखा हुआ है, नेचुरल कंडीशंस में रखा हुआ है, और वेरिएबल वो है जिसके ऊपर हम इफेक्ट देखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो रहा है। इस रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल, जितने भी आप किसी सोशल साइंसेज में जब ये इस्तेमाल होती है तो उसमें ये क्या होता है कि उसमें आप सिर्फ इन जो है ना वो ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई कंट्रोल आपने नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में आप उन्हीं को चेकआउट कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कंडीशंस में रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही रिसर्चर रिपोर्ट करता है कि क्या हो रहा है माशरे में या क्या होने जा रहा है। कोई कंट्रोल उसे नहीं रखे हुए कि इनको एक पर्टिकुलर कंडीशन देंगे कुछ सब्जेक्ट्स को जो कि कंट्रोल कंडीशन में, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ex post facto research projects are used for descriptive studies in which the researcher seeks to measure such
आइटम्स एज फॉर एग्जांपल, अभी इसकी एग्जांपल उसने आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बताई, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग। आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में देखना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में देखना चाहते हैं कि ये शॉपिंग की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने लोग एक वक्त में शॉपिंग करते हैं, कितने लोग नहीं करते, फिर प्रेफरेंस ऑफ पीपल, लोगों की तरजीहात क्या है, लोग ज़्यादा किन चीज़ों को जो है ना शॉपिंग करना पसंद करते हैं, कौन सी कलर के ड्रेसेस को ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं, घर की घरेलू कौन सी डोमेस्टिक ऐसी आइटम्स है जिनको लोग प्रेफर कर रहे हैं, और सिमिलर डाटा। इसके इसमें कोई कंट्रोल कंडीशंस नहीं है, ना आपने कुछ सब्जेक्ट्स को कंट्रोल रखा, इसमें आप रैंडमली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और माशरे में लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या एक पूरी सोसाइटी, एक पूरी कम्युनिटी में लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है। Ex post facto studies also include attempts by researchers to discover causes even when they cannot control the variables. अब यहाँ पे आप देखें ये वो रिसर्च है जो बेसिकली ये भी डिस्कवर करती है कि अगर लोग, जैसे अब एग्जांपल अगर हम ये वाली देखें कि जिसमें हम लोगों की प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, तो हम इस रिसर्च ये भी देखते हैं कि व्हाई दे आर दीज पीपल आर प्रेफरिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी इन चीज़ों को, इन आइटम्स को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मोटिव है। ठीक है, जिसमें ये आता है द मेथड ऑफ रिसर्च यूटिलाइज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर सर्वे मेथड ऑफ ऑल काइंड। इसमें सर्वे किया जाता है, और सर्वे में आपको पता है इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस भी फिल करवाए जा सकते हैं, कोई जो है वो और भी इसके अलावा मेथड्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड को रिलेशनल मेथड। अब ये कंपैरेटिव और को रिलेशनल मेथड वही जिसमें कि आप कंपैरिजन करेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, और उनका को रिलेट भी आपस में कर सकते हैं, अगर आप दो कम्युनिटीज़ के ऊपर या दो सोसाइटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इन एनालिटिक, अब ये तो हो गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसमें कंट्रोल कोई नहीं होता, आप वेरिएबल को देख रहे होते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, व्हाट आर हैपनिंग, वो आप देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल उसने आपको कोट की है कि एग्जाम्पल में जैसे आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं शॉपिंग की, या फिर आप ये देख रहे हैं कि लोगों की प्रेफरेंसेस की, और इसमें याद रखिएगा कि कॉजेज़ को भी साथ जो है वो डिस्कस किया जाता है। अच्छा, इसमें एनालिटिकल रिसर्च इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पे वो हकायक देखता है रिसर्चर जो ऑलरेडी मौजूद हैं, एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ द मटीरियल, और उसका क्रिटिकली जो है एवेलुएट करता है उस मटीरियल को या फैक्ट्स को जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ज़ाहिर उसमें उसकी अपनी रिसर्च भी शामिल होती है, उसका अपना बैकग्राउंड नॉलेज, उसके अपना एक्सपीरियंस जो आगे वो कर रहा है, और ऑलरेडी जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को वो जान रहा होता है। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसने कहा कि अभी आपने देखा भी कि ज़्यादातर सोशल साइंसेस में और ज़्यादातर जो है वो बिजनेस वगैरह में होता है। तो इसकी एक जो ये है कि आप एक तो हमने ये देखा इसकी एग्जांपल कि आप कंज्यूमर की या वो जो है ना प्रेफरेंसेस, पीपल की, लोगों की प्रेफरेंसेस देख रहे हैं कि वो लोग सोसाइटी में वो लोग क्या चीज़ को प्रेफर करते हैं। फिर ये है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी के जो डेमोग्राफीज होती हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसकी एग्जाम्पल डेमोग्राफीज होती है, मरदमशुमारी के जरिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको का, तो जितनी भी डेमोग्राफीज हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाती हैं, जिसमें फिर लोगों के आगे पर्टिकुलर जो है ना वो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, लोगों एज वाइज आप कह लेंगे, जिस तरह से भी है पूरी एक सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अगर हम एनालिटिकल रिसर्च की बात करें तो एनालिटिकल रिसर्च में जैसे हम एग्जांपल कोर्स कर सकते हैं कि एक रिसर्च की गई कि व्हाई द वैल्यू ऑफ द जापानीज यन जो है ना वहाँ की करेंसी है हैज़ डिक्रीज, यानी ये देखा गया कि कैसे एक जो जापानीज यन है उसकी कीमत क्यों डिक्रीज हो गई, एंड एनालिटिकल स्टडी कैन कंसिडर हाउ एंड वाई क्वेश्चन। अच्छा, अब पहले से भी कुछ फैक्ट्स मौजूद थे, कुछ ना कुछ आप कह लें कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि वो क्यों डिक्रीज़ हुआ। मज़ीद भी मैं अगर इसको टेस्टिफाई करती हूँ या एनालाइज करती हूँ एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ, और ये देखती हूँ कि कैसे और क्यों ये जो थे वो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई, तो ये एनालिटिकल रिसर्च में आ जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च की आपने एग्जांपल्स भी कोट कर ली। अच्छा, फ़र्क यही है कि डिस्क्रिप्टिव में आप जो हो रहा होता है उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, और जो एनालिटिकल उसमें ऑलरेडी जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है उसी को हम एनालाइज किसी हद तक कर रहे होते हैं। अच्छा, और क्रिटिकली फिर उसका जो है ना वो हम एक रिव्यू देखते हैं, जैसे आर्शीव जो जितने भी आपके जो दस्तावेज जिनको आपने महफूज किया होता है, ये जो पहले से महफूज शुदा होते हैं उनको भी देखा जाता है। आर्शीव का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड तो होती है एक्शन बेस्ड रिसर्च, ठीक है,
और जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ये प्योर, इसको बेसिक रिसर्च होती है ना, वो फंडामेंटल रिसर्च है जो मोस्टली जो की जाती है। अभी हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च ऑफ फंडामेंटल टू बेसिक और प्योर रिसर्च। Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing society or an industrial या business organization। यानी एक सोसाइटी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो अप्लाइड रिसर्च। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक ये रिसर्च है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर यील्ड। अगर एक सोसाइटी में लोगों की तादाद ज़्यादा है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर यील्ड यानी जो पैदावार है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कौन से तरीके हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर यील्ड को, और कौन से वो तरीके हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जिसको जो एप्लीकेबल है, अगर आपने वो रिसर्च की है उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे, वो तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो आप एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जामिनेशन दैट हाउ टेक्नोलॉजी कांट मेक कार टायर्स लास्ट लॉन्गर। मतलब कि कैसे टेक्नोलॉजी, एक और रिसर्च की गई कि कैसे टेक्नोलॉजी कार के जो टायर्स होते हैं उनको इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना सकती। कौन सी चीज़ों को सर्च किया जाए, कौन से मेथड यूज़ किए जाएं कि कार के जो टायर्स हैं टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, उनकी मेकिंग इस तरह की जाए कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ज़्यादा वो जो है ना वो वेट को भी बेयर कर सकें, ज़्यादा रेजिस्टेंस को वो जो है ना वो फेस कर सकें। तो ये है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। Whereas fundamental research is mainly concerned with generalizations and with the formulation of a theory। फंडामेंटल रिसर्च, इसको बेसिक या प्योर रिसर्च, इसमें ये होता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई नॉलेज, या आप जो है वो एक थ्योरी डेवलप करते हैं, कोई एक्सपैंड करते हैं नॉलेज को अपने, और थ्योरी एक डेवलप अगर ऑलरेडी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, या एक बाजू का लोग एक नई थ्योरी भी फॉर्मुलेट करते हैं, और उस थ्योरी की बिना पे फिर आगे मज़ीद जो है वो बहुत सारी चीज़ों में एडवांसमेंट होती है। जैसे इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए एक फंडामेंटल रिसर्च है कि जब डीएनए, आप देखें डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, कितनी ही चीज़ें ऐसी थी जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बाद ही पता चली। इवन जीन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डीएनए के बाद पता चला कि जीन्स बेसिकली क्या है। तो डीएनए की डिस्कवरी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डीएनए की डिस्कवरी की वजह से ही कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में पता चला है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका कोई जेनेटिक डिफेक्ट के साथ रिलेशन है। तो फिर डीएनए को पहले स्टडी किया गया, नॉर्मल डीएनए को, फिर जो सारा कैंसर पेशेंट्स में जो डिफेक्टेड वहाँ पे जीन्स थी उनका पता चला, और जीन थेरेपी के जरिए जिस तरह भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनकी कॉजेज आपको पता है कि जो जेनेटिक होती हैं, और फिर उनको जो है ना वो देखा जाता है कि किस तरह से ये जीन्स जो है ये इफेक्ट कर रही हैं जो डिफेक्टिव जीन्स हैं। तो बेसिकली जो डीएनए की डिस्कवरी, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कवरी भी एक फंडामेंटल रिसर्च है। न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्कवर होने से बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट, बहुत सारी एंटी सीजर्स मेडिसिन जो है वो निकली हैं, क्योंकि पता चला कि पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलर जगह पर जाकर काम करता है। वहाँ अगर जैसे आपने पढ़ा हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर वो जाहिर है उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और फिर बालों का तो उनको रिसाइकिल भी किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा देर तक अपने रिसेप्टर के साथ अटैच रहता है तो डेफिनेटली पता चल गया कि इस न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे डिफेक्ट है, और उसी हिसाब से, और ये जो इफेक्ट है इसका, तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा देर तक बाइंड करके काम कर रहा है, और ये चीज़ जो है वो फिर डेफिनेटली एक मुसलसल नव इम्पल्स पैदा हो रही है जिसे डिप्रेशन का एक अगर, तो उसकी ही अगेंस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बनाई गई जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को फौरी तौर पे डिग्रेड करते हैं। यानी फंडामेंटल एक बेसिक रिसर्च है न्यूरोट्रांसमीटर की भी डिस्कवरी और डीएनए की डिस्कवरी, जिनसे आगे फर्दर पे एडवांसमेंट हुई है। तो फंडामेंटल रिसर्च की जो है वो ये एग्जाम्पल आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से कोट कर सकते हैं। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म प्योर और बेसिक रिसर्च। ज़ाहिर है अगर आप इल्म की तलाश में है तो उसके लिए आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना और रिलेटिंग टू प्योर or basic relating to pure mathematics are example of fundamental research. Similarly, research studies concerning human behavior carried on with a view to make generalizations
अबाउट ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जब आप इसके अलावा, ये तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, इसके अलावा अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक फंडामेंटल रिसर्च है। देखिए आप एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं, फर्ज करें उसमें 2000 जितने मतलब कि जो है जिनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है वो 2000 लोग हैं। अब उस रिसर्च के बाद आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जनरलाइज करेंगे ना, जो थ्योरी आप बनाएंगे जो वो एक बेसिक थ्योरी होगी, और आप ये बताएंगे कि तमाम लोगों के अंदर ये वाले बिहेवियर, इसका मोटिव ये हो सकता है और ये वाले बिहेवियर पाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने 2000 पे या 5000 लोगों के ऊपर एक रिसर्च की है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको जनरलाइज किया जाता है। जैसे डीएनए की आपने अगर डिस्कवरी हुई, तो डीएनए की डिस्कवरी तो सारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए होगा या किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का डीएनए होगा, लेकिन उसको जनरलाइज किया गया कि तमाम इंसानों में या तमाम उस पर्टिकुलर स्पीशीज में वही डीएनए है और उसका वही सीक्वेंस है जो उसके अंदर पर्टिकुलर डीएनए जो देखा गया उसके अंदर था। तो इसका मतलब है जो फंडामेंटल रिसर्च जो होती है बेसिकली इसको जनरलाइज कर दिया जाता है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर पे अगर रिसर्च है तो वो सारे ह्यूमंस के हवाले से ही एक रिजल्ट जो है ना वो सामने आता है। Are also example of the fundamental research, but research aimed at certain conclusions, say a solution facing a concrete social or business problem, is an example of applied research. Research to identify social, economic, or political trends that may affect a particular institution, or the copy research, or the copy research to find out whether certain communications will be read and understood, or the marketing research or evaluation research are example of applied research. Thus, the central aim of the applied research is to discover a solution for some pressing प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी हमने पहले भी इसको देखा कि ये अप्लाइड रिसर्च है वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सोसाइटी में अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए काम करती है। दस द सेंट्रल एम ऑफ द अप्लाइड रिसर्च इज डिस्कवर अ सॉल्यूशन फॉर सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वेयर बेसिक रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स finding information that has a broad base of applications and thus adds to the already existing and organized body of scientific knowledge। हमने पढ़ ही लिया कि इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च है इसमें बेसिकली नॉलेज बेस्ड रिसर्च होती है। इसका एम होता है कि एक्सपैंड करना, नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, थ्योरीज को इम्प्रूव करने के लिए होती है। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो बेसिकली एक्शन बेस्ड होती है, जिसकी बेसिस पे आप जो है वो कोई डेफिनेटली जो एप्लीकेबल होती है और उसके बाद जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास सामने आते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो आप कह लेंगे है वो है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नाम से पता चल रहा है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो न्यूमेरिकल डाटा पे बेस करती है। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब ये है कि जिसको बाकायदा जिसके यूनिट्स और आपके पास एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। जैसे मैं बात करूँ वेट की, जैसे मैं बात करूँ हाइट की, जैसे मैं बात करूँ कि जो है वो ब्लड प्रेशर की, जैसे मैं बात करूँ पॉपुलेशन साइज की, तो ये आपके पास पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी ना। इसके बरक्स अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्या आता है कि क्वांटिटेटिव में पर्टिकुलर क्वांटिटी आ जाती है। हमारे पास न्यूमेरिकल वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। जैसे आप कलर को के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप स्मेल या टेस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप जो है वो फीलिंग के ऊपर रिसर्च करें, शेप्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाती हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा में क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, qualitative research on the other hand is concerned with qualitative phenomena, for example phenomena relating to or involving quality or kind। इसमें आप क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, उसकी किस्म को चेक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये से यहाँ पे क्वांटिटेटिव बेस्ड और की दोनों के पहले तो बेसिक डिफरेंस है। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, व्हाई पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग्स। अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कौन से मोटिव हैं जो लोगों को इस बिहेवियर के लिए मजबूर कर रहे हैं, लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ये मोटिवेशनल रिसर्च है और इसको हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है।
We quite often talk of motivational research, an important type of the qualitative research है. This type of the research aims at discovering the underlying motives and desires using in-depth interviews for the purpose. Other techniques of such research are word association का, जैसे कि अगर आप qualitative टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी जो है ना वो क्वालिटी को या काइंड को चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं इस क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, जैसे एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि आप लोगों से डिफरेंट परफॉर्मेंस फील करवाते हैं जिसमें कोई जो है वो कुछ ना कुछ क्या होगा कि कुछ सेंटेंस कंप्लीशन होगा उस परफॉर्मेंस में, कोई स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट होगा. इसी तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कुछ हो सकती हैं. एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च, research designs to find out how people feel or what they think about a particular subject or institution is also qualitative. जैसे हम qualitative research की एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है. और ये भी समझता है कि ये ओपिनियन रिसर्च जो होती है, लोगों की ओपिनियन की राय जानना, वो भी ये क्वालिटेटिव रिसर्च है. ज़ाहिर उसमें कोई क्वांटिटी तो नहीं होगी, उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये देख रहे हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्पेसिफिकली especially important in the behavioral sciences, where the aim to discover the underlying motives of human behavior. Through such research, we can analyze the various factors which motivate people to behave in a particular manner or which make people like or dislike a particular thing. It may be stated, however, that to apply a qualitative research in practice is relatively a difficult job, and therefore while doing such research one should seek guidance from experimental psychologist. क्वांटिटेटिव रिसर्च को इसने इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन क्वालिटेटिव को ही बताया. तो लेकिन मैंने आपको बता दी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो है ना वो न्यूमेरिकल डाटा होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि एज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप एक सोसाइटी में कितना है. अगर आप वेट देख रहे हैं तो सोसाइटी में जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट देख रहे हैं, किस किस वेट के लोग जो हैं कितने कितने हैं. अगर आप हाइट का देख रहे हैं डाटा, तो वो सारी जो एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है ये बेसिकली एक्सप्लोर करती है कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को, ठीक है. और जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो बेसिकली रिसर्च होती है कि आप रिलेट कर रहे होते हैं वहाँ दो बहुत पर्टिकुलर को फिनोमेना को, ठीक. एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर आप किसी दो पर्टिकुलर फिनोमेना जो है ना उनको रिलेट कर रहे होते हैं. और जो ये मैंने आपको रिसर्च बताई है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में बेसिकली ये होता है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल में बताती हूँ. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियरीज. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret existing one. देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स या कोई ऐसी आप कह लें कि थेरीज पहले से मौजूद हैं, फिलोसोफर्स या दूसरे जो थिंकर्स हैं वो ज़्यादातर इसको उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उन आइडियाज़ के ऊपर काम करेंगे, या तो वो उससे नए आइडियाज़ निकालेंगे, ठीक है, या फिर वो उसी को इंटरप्रेट करके उसको कोई मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड एम्पिरिकल वर्ड का मतलब तजर्बाती, एक्सपेरिमेंट जिसमें आ जाता है. On the other hand, empirical research relies on experience or observation alone, often without due regard for system and theory. It is data-based research, coming up with conclusions which are capable of being verified by observation or experiment. We can also call it as experimental type of research. अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड empirical का मतलब ही जो है वो ये होता है experimental. In such research, it is necessary to get facts first hand at their source and actively to go about doing certain things to stimulate the production of desired information. In such a research, the researcher must first provide himself with a working hypothesis or guess as to the probable result. He then work to get enough facts or data to prove or disprove his hypothesis. यानी इस रिसर्च में जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है इसमें कोई भी देखिए, जो आपने देखी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, उसमें तो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन्हीं को रीइंटरप्रेट किया जा रहा है या फिर उन्हीं से कोई नए आइडियाज़ निकलते हैं तो वो निकाला जा सकता है. अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. लेकिन एम्पिरिकल रिसर्च में बिल्कुल ये है कि इसमें तजर्बाती रिसर्च है. आप बाकायदा एक हाइपोथेसिस, एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट डेवलप करते हैं. उस स्टेटमेंट डेवलप करने के बाद आप सारे फैक्ट्स को, ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं.
वो एक्सपेरिमेंटेशन आपके बनाए हुए हाइपोथेसिस को प्रूव करेगी या डिसप्रूव कर देगी, ठीक है, कि या तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे. He then set up experimental design which he thinks will manipulate the person or the materials concerned so as to bring forth the desired information. Such research is thus characterized by the experimenter's control over the variable under study and his deliberate manipulation of one of them to study its effects. Empirical research is appropriate when proof is sought that certain variables affect other variables in some way. यानी उसने कहा कि इसमें इस रिसर्च में क्या होता है कि वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप भी देखा जाता है. एविडेंस गैदर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट और एम्पिरिकल स्टडीज इज टुडे कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल सपोर्ट पॉसिबल फॉर अ गिवन हाइपोथेसिस. एम्पिरिकल रिसर्च किसी भी हाइपोथेसिस के लिए की जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है. अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं. देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सर न्यूटन. न्यूटन ने क्या किया, उसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया और डेवलप की थेरीज कौन सी, ग्रेविटेशन और मोशन के बारे में, ठीक है. उसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किए, आइडियाज डेवलप किए और फिर उसने थेरीज डेवलप की उन्हीं आइडियाज से ग्रेविटेशन के बारे में और मोशन के हवाले से, ठीक है. ये इसकी एग्जांपल आती है. इसी तरह अगर हम एम्पिरिकल रिसर्च की बात करें, मैंने आपको बताया एम्पिरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें एक हाइपोथेसिस होता है, उसको टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. जैसे एक हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि व्हेन स्टडिंग इफ हाई एजुकेशन हेल्प इन ऑब्टेनिंग बेटर पेइंग जॉब्स. एक हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि हायर एजुकेशन जो है, ज़्यादा एजुकेशन जो है वो लोगों की हेल्प करती है उनको अच्छी जॉब्स के हसूल में या ज़्यादा पे वाली जॉब्स के हसूल में. ये एक हाइपोथेसिस था और इसको फिर जो है ना वो किया गया, इंटरप्रेट किया गया इस एम्पिरिकल रिसर्च के ज़रिए. तजुर्बा किया गया कि वाकई ऐसा जो लोग तजुर्बा कर, जो लोग ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे उनसे इसके बारे में पूछा गया और फिर इसके ऊपर रिसर्च की गई और फिर देखा गया कि हमारा जो बनाया हुआ ये हाइपोथेसिस है इसको सपोर्ट कर रही है हमारे एक्सपेरिमेंट या इसको डिसप्रूव कर रहा है. तो ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है. तो ये जो है ये आपने हम अभी तक हमने देखी है इसकी चार रिसर्च की, चार कौन कौन से रिसर्च है ना वो हम कर सकते हैं. उसके बाद सम अदर टाइप्स, कुछ दूसरे से टाइप्स की बताएंगे वो भी देख लेते हैं. ऑल अदर टाइप ऑफ रिसर्च आर वेरिएशन ऑफ वन और मोर of the above stated approaches based on either the purpose of research or the time required to accomplish research on the environment in which research is done. अच्छा, अब और कुछ जितनी भी उससे आपको और जो है ना एग्जाम्पल्स बताई हैं या दूसरी टाइप्स बताई हैं वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर बताई हैं. पहली बेसिस क्या है, ऑन द पर्पस ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्च का पर्पस क्या है, उसकी बेसिस पे भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स होती हैं. द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट रिसर्च, एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दरकार है. जैसे वन टाइम रिसर्च भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो ज़्यादा अरसे तक चलती है, ज़्यादा पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. और इसके अलावा ऑन द एनवायरनमेंट इन विच रिसर्च इज डन, किस एनवायरनमेंट में किया जा रहा है, क्या फील्ड स्टडी रिसर्च है जो किसी फील्ड में की जा रही है, क्या लेबोरेटरी रिसर्च है किसी लैब में की जा रही है, क्या क्लिनिकल रिसर्च है किसी पर्टिकुलर क्लिनिक पे की जा रही है. ये सारी इसमें कैटेगरीज आ जाती है. और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सिमिलर फैक्टर्स, आगे देखेंगे कुछ और रिसर्चेस भी हैं जिनके कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं. From the point of view of time, we can think of research either as one-time research or longitudinal research. One-time research तो वो होगी जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, जैसे आप 2 वीक्स में रिसर्च कर रहे हैं, 3 वीक्स में किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो ख़त्म हो गई. लॉन्गिट्यूडनल वो है जिसके अंदर एक बहुत लंबा स्पैन जो कवर होता है, एक पर्टिकुलर एक पीरियड ईयर्स जिसके ऊपर लगते हैं, इसमें आप रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर फैक्टर को देख रहे हैं. जैसे मैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि आइडेंटिकल ट्विन्स, उनके बिहेवियर में कितनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं. वो आइडेंटिकल ट्विन्स लिए गए, एक तो वो थे जो इकट्ठे ही पल रहे थे दोनों. आइडेंटिकल ट्विन्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है, जेंडर भी सेम होती है. उनके ऊपर सर्च की गई कि वो आइडेंटिकल ट्विन्स जो इकट्ठे ही पल बढ़ रहे हैं और वो आइडेंटिकल ट्विन्स जो दोनों अलहदा पल रहे हैं. यानी अगर 2 भाई हैं
वो इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं और एक जगह पे आइडेंटिकल ट्विंस में दो भाई ऐसे हैं जो एक घर में और एक हॉस्टल में है या एक कहीं बाहर रहता है, तो उनके बिहेवियर्स में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं, ये देखा गया लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में। अब जाहिर है उनके बिहेवियर को डेवलप होने के लिए, एक पर्टिकुलर एज तक उनको डेवलप होने के लिए तो बहुत लंबा स्पैन लगा, जितना भी जैसे 10 साल में, 11 साल, 12 साल, उतने अरसे में कितनी जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता चला, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन फॉर्मर केस द रिसर्च इज कन्फाइंड टू सिंगल टाइम पीरियड, whereas in the later cases the research is carried on over several time periods. The research can be field setting research or laboratory research or stimulation research depending upon the environment in which it is to be carried out. अब यहाँ तक कि लेबॉर्ट्री रिसर्च नाम से पता चल रहा है कि फील्ड स्टडी सेटिंग रिसर्च या फील्ड स्टडी रिसर्च कौन सी होगी, जो डेफिनेटली फील्ड में हो रही है। ठीक है, जिसके लिए आप पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो फील्ड स्टडी रिसर्च जो है ना, उसकी एग्जाम्पल एक हम फील्ड सेटिंग रिसर्च भी आप कह सकते हैं, फील्ड स्टडी रिसर्च भी कह सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल है जैसे स्टडी ऑफ एनिमल माइग्रेशन पैटर्न, तो एनिमल के खासतौर बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन के पैटर्न के ऊपर एक रिसर्च की गई, तो ये क्या थी, फील्ड स्टडी रिसर्च थी, फील्ड सेटिंग रिसर्च थी। फील्ड एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर की गई। फिर द इम्पैक्ट ऑफ अगर आप स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट देख रहे हैं किसी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर स्पोर्ट्स का इफेक्ट देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कितनी जो है ना वो ज़रूरी है उनकी एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, इसको भी हम फील्ड स्टडी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेबॉर्ट्री रिसर्च की बात करूँ, लेबॉर्ट्री रिसर्च क्या होगी, जो पर्टिकुलर लेबॉर्ट्री के अंदर होगी। और लेबॉर्ट्री रिसर्च में जैसे फार्माकोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज के अंदर होती है, या केमिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसमें आ जाती है, जिसमें कोई भी जैसे नई ड्रग्स अगर डिस्कवर हो रही है, तो ये सारी जो है ना वो रिसर्चेज हैं जो कि लेबॉर्ट्री बेस्ड हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर होती हैं। अच्छा, रिसर्च कैन एज वेल बी अंडरस्टूड एज क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च आपको पता है ये वो होती है जो किसी क्लिनिक में की जाएगी, हेल्थ और इलनेस से रिलेटेड हो सकती है लोगों की, और इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी होती हैं, इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक रिसर्च की गई जिसमें स्टडी किया गया मेमोग्राम्स को, मेमोग्राफी को या मेमोग्राम्स जो होते हैं जो उनको स्टडी किया गया, और ये बताया गया उस स्टडी के नतीजे में ये देखा गया, क्लिनिकल इसको रिसर्च थी, और ये देखा गया कि कौन सी उम्र की ख़वातीन वो ज़्यादा जो है ना रिस्क पे होती हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से मर सके या मर जाए। ठीक है, तो ये स्टडी की गई मेमोग्राफी को स्टडी करके, मेमोग्राम्स को स्टडी किया गया कि किस एज ग्रुप के मेमोग्राम्स जो हैं ख़वातीन के, उनमें ज़्यादा कैंसर की रेशो है। तो ये इसकी एक जो है ना क्लिनिकल रिसर्च की, और क्लिनिकल रिसर्च में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ होती हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे जो है ना वो चीज़ें सर्च की जाती हैं। तो क्लिनिकल स्टडी की जो है ना ये एग्जांपल है। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च में ज़्यादातर ये होता है कि आप सिम्टम्स देख रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कोविड-19। अगर आपको याद हो तो कोविड-19 में क्या था कि ये जो कोविड-19 में तमाम लोगों के अंदर एक जनरलाइज जो सिम्टम्स थे वो कफ के, फीवर के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, फिर उनको जो है ना वो सेंसलेसनेस थी कि उनको टेस्ट स्मेल की कोई सेंस उनको नहीं थी। तो ये डायग्नोस्टिक रिसर्च है कि क्या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में तो ये है, बाकी सारे लोगों में भी ये है, जिनको कोविड-19 हुआ उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स थे। इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। Such research follow case study method or in-depth approaches to reach the basic causal relations. Such studies usually go deep into the causes of things or events that interest us, using very small samples and very deep probing data gathering devices. The research may be exploratory or it may be formalized research. The objective of exploratory research is the development of hypotheses rather than their testing. यानी exploratory research में क्या होता है, it aims to explain why a phenomenon works in a certain way by identifying the causes and effects. और ज़्यादातर इसमें hypothesis आप बनाते हैं, ये जो exploratory research है। और इसमें क्या होता है, आप ये देख रहे होते हैं कि पर्टिकुलर फेनोमेना जो है
وہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے, اس کی کازز کیا ہیں, اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریسرچ جو ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں, دا بیسٹ وے ٹو ٹریٹ اے نیو ٹائپ آف کینسر. یہ جب دیکھا گیا کہ ایک نئی ٹائپ کے کینسر کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, کون سے بیسٹ پاسبل میتھڈز ہیں, اس کینسر کی کازز کیا ہیں, جو ڈرگس ٹریٹ کی جائیں گی ان کے کیا ایفیکٹس ہوں گے, یہ سارے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اور اس میں ریسرچر دیکھتا ہے کہ سارے پاسبل میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ. بہت سارے ہائپوتھیسز بھی وہ بناتا ہے. whereas formalized research studies are those with substantial structure and with specific hypothesis to be tested. فارملائز ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ہائپوتھیسس کو صرف ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جو بھی ایکسپلوریٹری ریسرچ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک ریسرچ بہت سارے ہائپوتھیسس ایک وقت میں بناتا ہے, اور وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایفیکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کازز دیکھ رہا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر فینومینا کا. لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا, یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے, کسی ایک ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتا ہے. پھر ہسٹوریکل ریسرچ از دیٹ وچ یوٹیلائز دا ہسٹوریکل سورسز دیٹ ڈاکومنٹس ریمینس. جتنی بھی ریسرچ ہسٹوریکل آپ دیکھیں, بایولوجی میں تو بہت زیادہ ہسٹوریکل ریسرچ, اس کی بیسس پہ ہمیں اینسیسٹرز کا پتہ چلا, اینسیسٹر ہسٹری کا پتہ چلا, ایولیوشن میں اس کا بہت میجر رول ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے دستاویزات ہیں, کوئی ڈاکومنٹس ہیں, کوئی ریمینز ہیں, بقایا جاتے جیسے فاسلز ہوتے ہیں, ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ٹو اسٹڈی ایونٹس اور آئیڈیاز آف دا پاسٹ, including the philosophy of person and groups at any remote point of time. Research can also be classified as conclusion-oriented and decision-oriented research. While doing conclusion-oriented research, the researcher is free to pick up a problem. ٹھیک ہے, اب نام سے پتہ چلا کنکلوژن اورینٹیڈ ریسرچ, تو اس میں پرٹیکولر کنکلوژن ہمارے پاس آتا ہے. ریسرچر از فری ٹو پک اپ اے پرابلم While doing a conclusion-oriented research, the researcher is free to pick up a problem, redesign the inquiry as he proceeds, and is prepared to conceptualize as he wishes. Decision-oriented result, जो research है, is always for the need of a decision maker, and the researcher in this case is not free to embark upon research according to his own inclination. یعنی اس میں جو ڈیسیژن اورینٹیڈ ریسرچ ہے, اس میں کوئی بھی ریسرچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو ظاہر ہے وہ کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا. اس میں وہ جیسے ایک بزنس کمپنی ہے بہت بڑی, اس میں ایک ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کے جو جتنے بھی امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی کیا پرابلمس ہیں, ان کی کیا جو ہے نا وہ ان کی پرابلمس ہیں, اور ان پرابلمس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے, ان کی اوپینین لی جاتی ہے, اور پھر اس کے مطابق ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائے جاتے ہیں, ڈیسیژن لیے جاتے ہیں جو کہ ان کی حق میں جا رہے ہوتے ہیں, ان امپلائیز کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی پرابلمس کو پہلے جانا جاتا ہے. تو ڈیسیژن اورینٹیڈ ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جس میں کہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسیژنز اس کے بعد لیے جاتے ہیں. آپریشن ریسرچ از این ایگزامپل آف ڈیسیژن oriented research, since it is a scientific method of providing executive departments with a quantitative basis for decision regarding operations under their control. اور ڈیسیژن میں بھی جیسے آپریشن ریسرچ ہوتی ہے, جتنے آپریشنز جتنے بھی کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ڈیسیژن ہوتا ہے, ایک پینل کا ڈیسیژن ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو کیری آن کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پیشنٹ کے حق میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ڈیسیژن اور ریسرچ جو ہے وہ اس کی ایگزامپل جو ہے نا یہ آپریشن ریسرچ بھی ہو سکتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس سے سیکھا ہوگا, اور آپ لوگوں کے کانسیپٹس بنے ہوں گے اور کلیئر ہوئے ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بک میں سے ہی یہ جتنی ٹائپس ہیں ان کو آپ نے سمرائز کرنا ہے, ان کے پوائنٹس کی پوائنٹس بنائیں, بیسک چیزیں آپ کو یاد رہیں, اور جو میں نے آپ کو ایگزامپلس بتائی ہیں وہ ایگزامپلس آپ نے کوٹ کرنی ہیں تاکہ مزید ہمارا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ ٹائپ آف ریسرچ آپ نے پڑھنی ہے, اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے تو پھر اس کو ہم اس کے پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو مڈ ٹرمس کا سلیبس بتا دیا تھا کہ جتنا آپ نے کرنا ہے 5 چیپٹرز ہیں جو آپ کے انکلوڈیڈ ہیں انشاءاللہ وہ ہم نے کور کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.